नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप हिंदी खबर देख रहे हैं और हमारे साथ अजीमोशान शायर, महाराष्ट्र से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सांसद और जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, इमरान प्रताप गढ़ी साहब हमारे भाई मौजूद हैं। इमरान भाई, हिंदी खबर पे स्वागत आपका। मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं, अभी लगेगा उनको कि कौन सी महिला है जो बाहर लड़ रही है। इमरान भाई, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? उनको ये थोड़ी लगेगा क्या अच्छा लग रहा है, बताइए। मैं आपको हेलो इमरान भाई, नमस्कार, क्या हाल है? सुन पा रहे हैं? तो मैंने आपका परिचय करा दिया अतुल है। जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया मेरे भाई, मैंने आपका परिचय करा दिया। और अच्छा ये बताइए भाई साहब, अब चुनावों का ऐलान हो गया है, क्या तैयारी है? जी, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में पूरी तरह तैयार है और इंडिया गठबंधन झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां उपचुनाव है वहां तैयार है। हम शानदार चुनाव लड़ेंगे, महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे, झारखंड में पुनः सरकार रिपीट करेंगे और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जो लोकसभा का नतीजा था उससे बेहतर परिणाम देंगे। इस बात को सरकार समझ भी रही है, इसीलिए उनके भाषणों में कड़वाहट है। इसीलिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले महाराष्ट्र में अंतिम मौका दिया गया सरकार को चुनावी घोषणाएं करने के लिए। अच्छा, चलिए यूपी से शुरुआत करते हैं कि आप और हम दोनों यूपी से हैं। यूपी की शुरुआत करते हैं। यूपी में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा, यह बात तय है? आपको शक क्यों है? नहीं, मुझे शक नहीं है, मैं तो आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं भाई साहब। बिल्कुल होगा, हम गठबंधन में हैं। होगा नहीं, हम गठबंधन में हैं। अच्छा, आप अखिलेश जी की बाइट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के नेताओं की बाइट उठा के देख लीजिए, हम गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंटैक्ट है। नहीं, मैंने कांग्रेस नेता की बाइट उठा के ही बोला है। अंशु अवस्थी हैं, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी की पूरी सीटों में लड़ेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अच्छा, अब कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की कोई आधिकारिक बाइट जब तक सामने ना आ जाए तब तक हमारे जो बाकी नेता हैं उनका अपना एक मत होता है। वो सारी सीटों पे तैयारी पार्टी करती रहती है, बाद में गठबंधन में जो चीजें तय होती हैं उसको पूरी पार्टी मानती है। अच्छा। वो अंशु जी का बयान कोई ऐसा बयान नहीं जिससे गठबंधन टूटने जैसी कोई बात आपके सामने आए। नहीं, हम तो टूटने और जोड़ने की बातें नहीं कर रहे भाई साहब। देखिए, राजनेता आप हैं, हम तो आपके भाई हैं, पत्रकार हैं, इसलिए आपसे अंदर की खबर निकालने की कोशिश करते हैं। आप बात करें ना करें, आपका अधिकार है। आप भी नेता हैं, पत्रकार तो बाद में हैं। आप ये तो भी नेता हैं तो भाई। आप पत्रकारों के नेता हैं। अच्छा, मैं कह रहा था कि ये 10 सीटों पे चुनाव की बात थी, मिल्कीपुर क्यों छोड़ दी चुनाव आयोग ने? हाँ, ये सवाल तो चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। जो चुनाव आयोग कारण बता रहा है वो कारण तो किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। हाँ, नहीं, मेरे गले के नीचे भी नहीं उतरा भाई साहब। चूंकि नहीं उतरा ना, तो सवाल तो पत्रकार बिरादरी इस पे सवाल पूछे कि क्यों आप 9 सीटों पे बाई इलेक्शन का ऐलान करते हैं, एक सीट उसकी हार की शर्मिंदगी से उबर नहीं पा रहे हैं, शायद इसलिए उपचुनाव कराने का साहस नहीं हो रहा है सरकार में, इसीलिए शायद चुनाव आयोग भी तैयार नहीं हुआ। भाई साहब, लेकिन ये अंधेरगर्दी नहीं है? अंधेरगर्दी तो काफी कुछ चल रही है। अब लोकसभा में 5 चरण में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, विधानसभा में 1 चरण में। विरोधाभास तो बहुत है। विरोधाभास तो हरियाणा में भी रहा कि कोई एग्जिट पोल, कोई चैनल, कोई मतदाता, कोई भी पत्रकार, कोई भी जर्नलिस्ट ये नहीं कह रहा था कि हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। जनता आज भी हजम करने को तैयार नहीं है, लेकिन तंत्रात्मक तरीके से कुछ ऐसा हुआ कि जो जिसमें विरोधाभास है। और मिल्कीपुर तो बड़ा उदाहरण है कि भाई आप 9 सीटों पे चुनाव का ऐलान कर रहे हैं, 1 छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। आपने कहा कोई नहीं कह रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ रही है, सब कोई कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल ही दिखा रहे थे। अब मैं आपको 2024 के लोकसभा चुनाव की तरफ लेके चलता हूं, जहां पे सब कोई कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, वो 400 के पार आ रही है। ऐसे ऐसे पोलिस्टर थे जिनका भाई साहब दुकान लुट गई, जिनका बोरिया बिस्तर बंद हो गया नतीजा आने के बाद।
तब तो नहीं कहा आप लोगों ने कि ईवीएम खराब है। अरे नरेंद्र मोदी अपनी अपनी पार्टी की सरकार के लिए और खुद की सरकार के लिए ईवीएम मशीन थोड़ी खराब कर देंगे। देखिए पूरे इंडिया गठबंधन ने हमेशा से ईवीएम पे जो शक है जनता का, उसको लेकर के सवाल उठाया। आप हाउस में अखिलेश यादव जी का बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि हम जीत जाएं, सरकार बना ले, उसके बाद भी हम कहेंगे कि ईवीएम पर लोगों को शंका है। तो देखिए लोकतंत्र में, अरे भाई साहब चुनाव आयोग बहिष्कार कर दिए चुनाव का, कि चुनाव लड़ेंगे ही नहीं अगर ईवीएम मशीन से होगा तो। नहीं अतुल जी, वो एक प्रक्रिया है। लोकतंत्र बचाना, कह भर देना बहुत आसान है, लेकिन जिन्होंने लोकतंत्र बनाया इस देश में, लोकतंत्र को पुष्पित पल्लवित किया, उनके लिए पूरी संपूर्ण प्रणाली को ठुकरा देने से ज्यादा जरूरी है कि उसे सुधारने के लिए और उसमें जो लोगों का विश्वास टूट रहा है उसको बहाल रखने की लड़ाई लड़ी जाए। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं। हम हरियाणा के चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ तथ्यात्मक तौर पे, लिखित तौर पे शिकायत दर्ज कर रही है, कोर्ट की बात कर रही है। तो हम उसे स्वीकार नहीं कर ले रहे हैं, उस हार को। हम कह रहे हैं कि तंत्र ने कहीं ना कहीं कोई बदमाशी की है और हम उसके लिए लड़ेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले रोतड़ू हैं, रोतड़ू हैं, जब हार जाते हैं तो पे 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 रोने लग जाते हैं। नहीं, हम जीत के भी ये बात कहते हैं। अखिलेश यादव जी ने, पूरे इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में बहुत शानदार लोकसभा में परिणाम दिया, उसके बाद भी हम कहते रहे ना। अच्छा इमरान भाई, आपको लगता है हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी को साथ लेते बयानों और 2 या 2.25% वोट कांग्रेस के वोट के साथ जुड़ जाते तो बीजेपी को पटखनी देना आसान हो जाता, लेकिन हुड्डा साहब वहां अपने अहंकार में डूब रहे। हमने महाराष्ट्र में सबको साधा हुआ है अतुल भाई। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन वहां पे बिखरा हुआ है। भाजपा ये देखे कि क्या वो शिंदे साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ने जा रही है, क्या अजीत पवार जी से उनकी सीटों पर सहमति बन गई। हमारा गठबंधन महाविकास अघाड़ी बहुत मजबूत है। जो अतीत की बातें हैं, हम चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो हम महाराष्ट्र पे, झारखंड पे ज्यादा फोकस करके बात करेंगे। मैं वहां का प्रतिनिधित्व करता हूं राज्यसभा में महाराष्ट्र का। हम महाराष्ट्र में तैयार है। और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 2 राज्य ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा का परिणाम बहुत अप्रत्याशित था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि महाराष्ट्र में तो लोकतंत्र को लूटने की सारी कोशिशें की गई थी। अच्छा, लूट के सरकार बनाई गई थी, तोड़ के सरकार बनाई गई थी, दलों को तोड़ा गया था, चुनाव निशान छीने गए थे, उसके बावजूद भाजपा हारी। अच्छा इमरान भाई, आजकल एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, जो आप लोग शायर लोग सुनाते थे अलग अलग मुशायरों में शेर, कि भाई सरहद में तनाव है क्या, देखो वहां चुनाव है क्या, वो हम होता हुआ देख रहे हैं सामने। बहराइच हो, बाराबंकी हो, उत्तर प्रदेश की बाकी दूसरी जगहें हो, क्या तमाशा हो रहा है भाई साहब? देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा शासित राज्यों की सरकारें जनता का मन समझ गई हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो मोहब्बत की बात की देश भर में, उसका असर होने लगा था। जब भी नफरत कम होगी, भाजपा कम होती जाएगी। तो उपचुनाव से पूर्व जनता समझ रही है कि ये सब क्यों हो रहा है। जनता समझ रही है। अच्छा, ये जिस तरीके से बहराइच में हुआ, किसी भी जगह पर प्रशासन, लोकल प्रशासन अगर पूरी तरह से निष्क्रिय है और अगर लखनऊ से अधिकारी भेज करके उतारने पड़ रहे हैं, तो लोकल प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की अब तक सरकार ने? प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही कौन तय करेगा? लेकिन योगी बाबा तो कहते हैं कि सब कुछ चंगा है, के लिए सब कुछ चंगा है यूपी में। योगी बाबा कहते हैं महाराज जी। आप ही लोगों के चैनलों पर विजुअल चल रहे हैं, वो तो अलग गवाही दे रहे हैं। भाषणों में कही गई बातें अलग हैं, लेकिन चैनलों पे जो विजुअल चल रहे हैं वो तो अलग गवाही दे रहे हैं। अच्छा, ये सत्ता में मदमस्त चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, ये धर्म की चाशनी में लपेट के दंगों की अफीम लोगों को चटाते हैं। क्या इसका कोई परिणाम जमीनी तौर पे होता है, फायदा होता है क्या? देश का नुकसान होता है। फायदा किसको होता है ये पूरा देश जानता है। लोग मारे जाते हैं, लोगों के घर जलते हैं, दुकानें जलती हैं, गरीब आदमी पिसता है। कल के विजुअल आप उठा के देखिए, बहराइच के ऐसे ऐसे गरीब लोगों के दुकान और मकान जल गए, जो रोते हुए बाइट दे रहे हैं। वो दोनों धर्मों में है। जो युवा जिसकी मौत हुई,
उसके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, जिनके घर दुकान जलाए गए उन पर क्या गुजर रही होगी, फायदा किसको हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। और सत्ता अगर चाह ले तो कहीं चू नहीं रेंग सकती, कहीं एक माचिस की तीली नहीं जल सकती अगर सत्ता चाह ले तो। वो कहते हैं ना, सियासत को लहू पीने की लत है, मुल्क में बाकी सब खैरियत है। वगरना मुल्क में सब खैरियत है, बिल्कुल सच्चाई है ये। घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। हिंदू कहें मोहि राम प्यारा, तुरुक कहें रहमाना, और दंगा भय मरे आमजन, नेता भरे खजाना। बिल्कुल, इस बात पे मैं आपकी सहमत हूं। और आप कभी कभी जब आपके अंदर का कबीर जागता है ना, तो आपकी पत्रकारिता का स्तर एकदम अलग तरह से होता है। उसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं हमेशा। नहीं, आप मेरे भाई हैं और हमारा आपका दिल का रिश्ता है भाई, है ना। मैं समझना चाहता हूं कि आखिरकार जब सब कुछ ठीक है, जब सब कुछ ठीक है जमीन पे, तो फिर ये जो लोग मर रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, जो बच्चे हैं वो यतीम हो रहे हैं, महिलाएं बेवा हो रही हैं, लोगों के हाथ से रोजगार छीना जा रहा है, उन्हें पत्थर थमाए जा रहे हैं, क्या सरकारों को, मशीनरियों को नजर नहीं आता? और अगर नहीं आता तो क्यों नजर नहीं आता इमरान भाई? भाषणों और विज्ञापनों के अलावा कहां कुछ ठीक है। इस देश का युवा रोजगार के लिए परेशान है, उसके हाथ में कलम ले करके उसके हाथ में शस्त्र और उसके हाथ में लाठी डंडा थमा दिया गया है। क्या ये ठीक होने का प्रमाण है? ये ठीक तो नहीं है ना। आप युवाओं को नौकरी ना दे करके आपने व्हाट्सएप पे सुबह शाम उसके पास नफरत परोसने का काम किया जा रहा है, ये ठीक है? सत्ता में बैठे हुए विधायक जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह के ट्वीट करते हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये मर्यादा से तो बिल्कुल परे है ना। और फिर कहते हैं विज्ञापनों में कि सब चंगा और सब ठीक है, तो ठीक तो नहीं है ना। लेकिन इमरान भाई ये तो दोनों तरफ से देश के हर वो कहते हैं कि आप उकसाते हो, समझना पड़ेगा। इधर वाले कहते हैं उधर वाले उकसाते हो। जिस तरफ से भी हो अतुल भाई, जिम्मेदारी किसकी है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम कहां कह रहे हैं कि आप जो है दोषी अगर किसी दूसरे धर्म का हो तो आप उस पर कार्रवाई मत करिए। ये तो सत्ता ही तय कर रही है ना कि किस पे कार्रवाई करनी है, किस पे नहीं करनी है। दोषियों को किसको जो है प्रश्रय देना है और किसको जो है ठोक देना है, ये तो सत्ता तय कर रही है ना। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है ना, सत्ता पक्ष की है। सत्ता पक्ष बताए, महाराष्ट्र में दिन दहाड़े बांद्रा जैसे पॉश इलाके में एक सत्ता से जुड़े व्यक्ति का मर्डर होता है, गोलियों से भून दिया जाता है। और अगर महाराष्ट्र की सरकार ये कहे कि वहां जो है कानून व्यवस्था सही है, तो फिर तो भगवान भरोसे है सब कुछ। अच्छा, यूपी की बात करूंगा, बाबा सिद्दीकी पे और लॉरेंस बिश्नोई पे मैं आऊंगा बाद में। यूपी के एक सवाल मैं और लेना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि भाई चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, जो बड़े लोग हैं, जो धर्म गुरु हैं, अगर वो निंदा नहीं करेंगे, अगर वो अपने धर्म के, अपने मजहब के शरारती लोगों को उकसाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे, उनको प्रश्रय देंगे, तो फिर तो दंगा आगे बढ़ेगा। नहीं, जो भी अमन पसंद व्यक्ति है, हर व्यक्ति निंदा कर रहा है। कौन नहीं निंदा कर रहा है? सरकार चिन्हित करे ऐसे लोगों को कि जो धर्म का लबादा ओढ़ करके भी नफरत की बात कर रहे हैं। सरकार उनको चिन्हित करे ना, उन पे कार्रवाई करे। जो दोषी हैं उन पे खुल के कार्रवाई करे। सरकार जिस दिन निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करनी शुरू करेगी, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, हर निष्पक्ष व्यक्ति प्रशंसा करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वही ना कि सरकार सेलेक्टिव हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन योगी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है करे, हर व्यक्ति कि अमन चाहता है। जब वो दंगाइयों को ठोकते हैं तो मुस्लिम समाज के लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। जब वो अवैध कब्जे को हटाते हैं तो मुस्लिम समाज के लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। जब वो यहाँ वहाँ अवैध कब्जे, अवैध दुकानों को, रेलवे लाइन की पटरियों पे जो कब्जे हुए उनको हटाते हैं तो अगेन फिर इस्लाम खतरे में आ जाता है। ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार के लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। अतुल जी, ये बयान ही सिलेक्टिव है ना। क्या इस देश में सिर्फ अवैध कब्जेदारों का नाम सिर्फ मुसलमान है? अवैध कब्जा जितने हटाए गए हैं सारे मुसलमान हैं। ये बयान ही तो दर्शा रहा है ना कि आप एक पक्षी बात कर रहे हैं। आप निष्पक्ष कहां रह गए फिर? जब पत्रकार, मीडिया, सरकार एक पक्ष को निशाने पे लेने लगेंगे तो फिर निष्पक्षता कहां रह गई ना।
मैं यहाँ नेता बन के कम बात कर रहा हूं, मैं समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन के बात कर रहा हूं। फिर निष्पक्ष कहां रह गए आप? जब आप पहले ही कहने लगे कि जो है दंगाई ठप्पा है किसी धर्म के ऊपर, कल जो लाठी लेकर के और आग लगाने वाले लोग थे उनको क्या कहेंगे आप? दंगाई तो वो भी है ना। इमरान भाई, धर्म देख करके आप किसी दूसरे धर्म के मैं बुंदेलखंड के बांदा का रहने वाला हूं। 4 दिन पहले अपने घर बांदा गया और वहां मुझे आज भी जाकर इतनी खुशी मिली कि वहां आज भी एक रामा जी का इमाम बाड़ा है, जहां बचपन में खेलकर, ढाल और ताजिए उठाकर, उनमें नींबू चढ़ाकर, अलाव कूदकर, और वो सारी चीजें करके हम लोग बड़े हुए हैं। आज भी एज इट इज है सब कुछ। हमको लगता है कि ये लोग दूसरे हैं जो दंगा करते हैं, मारते करते धर्म के नाम पे, वो दूसरे लोग हैं क्या? कौन है ये लोग? जी, भगवती चाचा से लेकर सीताराम चाचा तक, तो मैं तो उसी कल्चर में पला बढ़ा हूँ, आज भी उसी कल्चर में रहता हूँ। ये पला बढ़ा हूँ, आज भी उसी कल्चर में रहता हूँ। ये कौन लोग, मैं भी जानना चाहता हूँ ये कौन लोग हैं, कहां से आए ये लोग जो घर जला रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, जो गंदे गंदे गाने बजा रहे हैं, फूहड़ गाने बजा रहे हैं, दूसरे धर्म को गाली देते हुए डीजे बजा रहे हैं। कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? समाज में लौट के इनको अपने परिवारों से आंख नहीं मिलानी होती क्या? किसी पे गोली चलाने वाले लोग कौन है? सारे लोग, मतलब बहुत निष्पक्ष होकर के लोगों को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज टूट रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा देखा, रहना तो उसी समाज में है भैया, कुछ लोग चाय की दुकान पे बैठना है, सब सही बात। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा देखा, अब जब मुसलमानों के ऊपर बीत रही है तो समझ में आ रहा है। इससे पहले पत्थरबाजों को नहीं रोक रहे थे, इससे पहले तो बड़ा हवा दे रहे थे कि मारो जाओ, हिंदू की लड़कियों को पकड़ो, जाओ वो जूस में पेशाब मिलाओ या जाओ रोटी में थूक के खिलाओ। अब जब खुद के ऊपर पड़ रही है तो अब जो है भाईचारे की बात कर रहे हैं। ऐसा भी जहर लोग सोशल मीडिया फैला रहे हैं इमरान भाई। किसी एक व्यक्ति के अपराध को जब आप धर्म से जोड़ने लगते हैं, जब आप पूरे समाज से जोड़ने लगते हैं, तो यहीं पे भी आकर के आप एक पक्षी हो जाते हैं। आप निष्पक्ष कहां रह जाते हैं? अपराधी के माथे पे लिखा होता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, या जिन जिन अपराधों की आप बात कर रहे हैं, इसे हिंदू मुसलमान, कौन से ऐसे धर्म के लोग हैं जिनमें अपराधी नहीं है, गलत नहीं है? गलत तो समाज में तत्व तो बहुत सारे मौजूद हैं, उनको चिन्हित करिए, उनको इसलिए सजा दीजिए कि वो अपराधी हैं, उनको इसलिए सजा मत दीजिए कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। जिस दिन आप ये करने लगते हैं, वैसे ही सरकार का इकबाल खत्म हो जाता है, सरकार में लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। अच्छा अतुल भाई, मुझे कहीं निकलना था, मैं आपका चैनल बहुत सारे पता चला कि आप बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि अतुल भाई कमाल कर दिया, आपके दोस्त इमरान भाई सामने बैठे और आप उनसे एक शेर तक नहीं बुलवा पा रहे हो। तो इसी के साथ मैं आपको विदा करता हूं, शेर बोल दीजिए बस। देखिए, मेरा एक बहुत प्यारा शेर है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। हम सब उसी माहौल से आए हैं, और मैं तो तमाम सारे धर्मों के युवाओं से ये कहूंगा, खास तौर से युवाओं से, कि जब भी आग लगती है तो लगेगी आग तो आएगी घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सबके घरों में जलती है। वो किसी का घर नहीं पहचानती वो हिंदू है या मुसलमान है। मातम अगर किसी हिंदू परिवार में है तो मुस्लिम परिवार में, दोनों में है, तो वो मातम ये थोड़ी पहचानेगा कि किस धर्म का व्यक्ति है। तो सियासत से बाज आइए, नफरत की राजनीति करने वाले आपको मोहरा बनाए, इससे बाज आइए। फसल कोई और काटेगा, आप चारा बनोगे, ऐसा मत होने दीजिए। आप पढ़िए लिखिए, नफरत की खेती का हिस्सा मत बनिए। सारे धर्म, सारे मजहब, सारे जात, सब के युवाओं से मैं विशेष तौर से कह रहा हूं, अमन की, शांति की अपील भी करता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जनता के हित में आप काम कर रहे हैं उसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।